So today we are going to cover different stages in psychodiagnostic. So whatever is given on the screen we will cover one by one. तो सबसे पहला आता है कि साइकोडायग्नोस्टिक होता क्या है. We have to understand this thing first. So जो मैल एडजस्टेड या एबनॉर्मल बिहेवियर है, किसी बिहेवियर के अंडरलाइंग व्हाटएवर इज द रीजन विच इज बिहेवियर इज मैल एडजस्टेड और एबनॉर्मल, उसको डिस्कवर करना, उसको फैक्टर इन करना, उसको समझना, सबसे पहला तो ये है. और इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि ना कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक यूज होगी, व्हाटएवर दैट मे बी. प्रोजेक्टिव टेक्निक है, क्वेश्चनर है, स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है. तो इसमें जो है एक तो मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड तो डायग्नोसिस होता ही होता है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी होता है, ये ध्यान रखना. जो साइको डायग्नोस्टिक में पर्सनैलिटी इज ऑल्सो कवर्ड. जस्ट जो है मैल एडेप्टिव बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं, उसके पर्सनैलिटी से भी वास्ता होता है. सो जो साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, इसमें दो अप्रोचेस होती हैं. एक होती है डायमेंशनल और एक होती है कैटेगोरिकल. तो इसमें फ़र्क समझो. जो डायमेंशनल अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव है. इस डायमेंशनल अप्रोच में क्या माना जाता है कि भाई खाली डिग्री का फ़र्क है, बाकी वो चीज़ें हर एक में प्रेजेंट है मोस्टली. लेटर से कि चाहे इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, हर इंसान में दोनों क्वालिटियां हैं. थोड़ा कोई इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, कोई एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है. तो इट्स ओनली डिफरेंस ऑफ डिग्री कि कौन कितना है. तो उसके बेसिस पे हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है. तो जो भी क्वांटिटी आई तो वो उस स्पेक्ट्रम में कहीं लाई करेगी. जैसे सपोज हमने जो है कोई एक चीज़ कोई भी ली जिसका स्कोर जो है पॉसिबल है फ्रॉम 0 to 100, कुछ भी हो सकता है. तो अब जो है ये तो एक स्पेक्ट्रम हो गया ना, 0 to 100. तो इसमें जो स्कोर आएगा वो इसी के बीच में कहीं आएगा. तो हम अपने मन से कैटेगरी बना सकते हैं कि भाई बिलो 30 जो है लो मानेंगे, 30 to 60 एवरेज मानेंगे, और 60 एंड अबव जो है हम हाई मानेंगे. ऐसे हम बना सकते हैं. तो एक डायमेंशन है, उसके अंदर हम उसको फिट इन करने की कोशिश. जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो उसमें जो है सिम्टम्स जो है मोर और लेस सेम सी होते हैं, बस डिग्री का फ़र्क है. तो जितने ज़्यादा सिम्टम्स होंगे या जितना ज़्यादा सीवियरिटी होगी, उसके बेसिस पे वो स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं फिट होगा. सो दूसरा होता है कैटेगोरिकल. ये क्लासिफिकेशन मेथड है. क्लासिफिकेशन मेथड में क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है कि क्लासेस हम बना रहे हैं. तो क्लासेस में क्या होता है कि एटलीस्ट एक चीज़ कॉमन होगी. एटलीस्ट एक बोला है मैंने, एक से ज़्यादा भी हो सकती है कॉमन. जैसे स्कूल में बच्चे तो सब अलग अलग तरह के होते हैं, हर इंडिविजुअल अलग होता है. लेकिन हम कहते हैं ये बच्चा इस क्लास का है, क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, क्लास 3 का है. तो क्या कॉमन हुआ उनमें कि वो किस ईयर में है बच्चा, वो कॉमनैलिटी होगी. तो उसकी बेसिस पे उसको क्लास डिसाइड कर रहे हैं. सो जो भी अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी या सेमनेस मिल रही है कुछ चीज़ों में, वो क्लास हो जाएगी. जैसे स्किन का कलर हो सकता है, इट कुड बी एजुकेशनल लेवल हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वही डिसऑर्डर्स में भी होता है. कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, तो उनको एक क्लास में रख देंगे. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं. ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कोई एक नहीं, बहुत सारे होते हैं. तो ये एक क्लास है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर. तो ये जो क्लास किस बेसिस पे बनाई कि ब्रेन में जो है कोई डिफेक्ट आ गया, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. स्ट्रक्चर या उसका कोई डैमेज हो गया है, या कोई केमिकल, कोई इंटॉक्सिकेशन कुछ हो गया है, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम ऐसा हो सकता है. तो वर्ड ऑर्गेनिक हर एक में है. तो मतलब ब्रेन का उसका लेना देना प्राइमरीली है, ब्रेन में कुछ ना कुछ है. इट इज़ नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, ब्रेन में भी कुछ ना कुछ है. इट कुड बी सो कि साइकोलॉजिकल की वजह से ब्रेन में आया. जैसे कोई लंबे समय तक आदमी डिप्रेस्ड है तो उसके ब्रेन स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है, वो भी ऑर्गेनिक हो जाएगा. लेकिन
प्राइमरीली ऑर्गन जो है, जो ब्रेन है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, तभी वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कहलाएगा। इफ देयर इज ओनली साइकोलॉजिकल रीजन और कोई रीजन ही नहीं है तो हम उसको साइकोजेनिक कहेंगे, वो फिर क्लासिफिकेशन साइकोजेनिक हो गया। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या हुई कि ब्रेन तो ठीक है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से डिसऑर्डर है, तो वो साइकोजेनिक हो गया। तो इस तरह से हम या तो डायमेंशनल अप्रोच रख के जो है असेसमेंट करते हैं, साइको डायग्नोसिस करते हैं, या फिर जो है क्लासिफिकेशन मेथड से करते हैं। अब जो कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो है हम साइको डायग्नोस्टिक में असेस कर सकते हैं वो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी जो है वो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर्स, attention deficit hyperactivity disorder, conduct disorder, oppositional defiant disorder, substance abuse and dependence, subsyndromal and hypersyndromal impairment। subsyndromal मतलब कि पूरा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है, जितने होने चाहिए उतना नहीं है। हाइपर सिंड्रोमल मतलब कि जितने चाहिए उससे भी ज़्यादा सिम्टम्स है। जैसे हमने कहा कि 10 में से 6 मैच होंगे, तो अगर 4 मैच करें तो हम कहेंगे सब सिंड्रोमल हो गया, और 10 के 10 मैच कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हाइपर सिंड्रोमल हो गया। तो इन दोनों में फर्क समझ में आ गया ना, सब सिंड्रोमल और हाइपर सिंड्रोमल, ठीक है। देन अगर हम साइको डायग्नोस्टिक को समझना चाहें तो ब्रॉडली जो है हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो ब्रॉड सेंस क्या है कि जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है इंडिविजुअल का, वो इन जनरल में होगा। तो उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम मेजर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या है उसमें, और उसको उस मेजरमेंट को हम प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे। और अगर हम नैरो सेंस की बात करें तो जो इंडिविजुअल का जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो हम करेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि साइको डायग्नोस्टिक में पर्सनैलिटी इंक्लूडेड होता है। तो अगर हम बहुत नैरो सेंस की बात करें तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करेंगे, और हम ब्रॉडर सेंस की बात करें तो सभी कुछ शामिल हो जाता है। फिर जो भी उसके साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है, चाहे वो एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, वॉट एवर इट मे बी। अब जो डाटा जो या इंफॉर्मेशन गैदरिंग है उसको 3 फेसेस में हम 3 जो है मेन फेस होंगे। एक तो डाटा पहले हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट कर लिया उसके बाद में उसको प्रोसेस करेंगे, जो भी उसकी स्कोरिंग वोरिंग करनी है, हाई मीडियम लो, जो भी हमने उसको देना है वो। फिर सारी जो डाटा आया है सभी टेस्टों का, फिर हम उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई ओवरऑल क्या पिक्चर बन रही है। ये सेकेंड स्टेप है। डाटा का प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन सेकेंड स्टेप है, कलेक्शन फर्स्ट है। थर्ड में जो है डिसीजन मेकिंग है। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग जो है साइको डायग्नोस्टिक में आएगा, और दूसरा प्रोग्नोसिस भी। प्रोग्नोसिस मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा, जो भी हमने इन्फ्रेंस निकाला, डिसीजन लिया, तो उसके बेसिस पे हम कहेंगे भाई फ्यूचर में आगे चल के ये होने वाला है। जैसे हमने डायग्नोसिस किया कि उसको लुई बॉडी डिजीज है, डाटा पहले हमने कलेक्ट किया, न्यूरोलॉजिकल डाटा लेटेस्ट से कलेक्ट किया, उसके सिम्टम्स वगैरह ऑब्जर्वेशन सब किया हमने, ये फर्स्ट फेस हो गया। फिर हमने जो ब्रेन स्कैन्स वगैरह हैं उसकी, और उसके जो बिहेवियर चेकलिस्ट वगैरह वो देखी, तो फिर हमने ये देखा कि भाई इसको जो है लुई बॉडी डिजीज है। ये हमारा सेकेंड फेज हो गया। सो अब थर्ड फेज में हम डिसीजन लेंगे भाई लुई बॉडी डिजीज है तो करना क्या है। तो ये करना ये है कि जो है ये क्योर तो हो नहीं सकती लुई बॉडी डिजीज, इसको खाली स्लो किया जा सकता है। तो स्लो किया जा सकता है मतलब हम क्या करेंगे कि उसको मेडिसिन देके खाली स्लो करेंगे, और फ्यूचर में क्या आएगा कि प्रोग्नोसिस क्या होगा कि भाई ये ख़राब होती जाएगी हालत इसकी, ग्रेजुअली और ख़राब और ख़राब, और फाइनली ये टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा। सो ये जो है दिस इज हाउ इन 3 फेजेस जो साइको डायग्नोस्टिक्स है वो किया जाता है। और पर्सनैलिटी का मैं बता ही चुका हूँ। देन एक और भी एस्पेक्ट है साइको डायग्नोस्टिक का कि ये सब तो जो मैंने बातें बताई ये कॉन्क्रीट है, ऑब्जर्वेबल हैं, टेस्ट की जा सकती हैं। एक और भी चीज़ होती है जो हर इंसान का ना अपना, ये अब मैं बात कर रहा हूँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ साइको डायग्नोस्टिक। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था अप्लाइड वाला। जो हर जितनी भी रिसर्चेस होती हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में से एक में फिट होती है। एक फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च होती है और एक अप्लाइड रिसर्च होती है।
सो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च जो है वो होती है, वो थ्योरी जनरेशन के लिए होती है। प्रिंसिपल्स जो है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सब जो है फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च में आता है। अप्लाइड रिसर्च में हम उन थ्योरीज को, उन प्रिंसिपल को यूज करते हुए कोई पर्टिकुलर रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो पहला वाला मैंने पार्ट बताया था साइको डायग्नोस्टिक का, वो तो अप्लाइड वाला था कि एक्चुअली एक इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे पता किया जाए, वो हमने किया। अब एक एज ए थ्योरेटिकल डिसिप्लिन जो है साइको डायग्नोस्टिक में कई सारे जो है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उसमें से एक होता है कि भाई इंडिविजुअल का जो इनर वर्ल्ड है वो कैसा है, वो दुनिया को कैसे देख रहा है, व्हाट इज हिज और हर थॉट प्रोसेस। तो वो भी जो है हमको साइको डायग्नोस्टिक में देखना होता है। जैसे कोई हमेशा हर चीज़ में मिस्टेक ही निकालता है तो ऑब्वियसली वो खुश तो नहीं रह सकता है। उसका इनर वर्ल्ड ऐसा है कि भाई कमियां निकालना ही जो है अचीवमेंट मानता है वो, कि दूसरों में कमियां निकाल लो तो आई एम बेटर ऑफ, दूसरा जो इन्फीरियर हो गया, तो कभी खुश नहीं रह सकता वो इंसान। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है साइको डायग्नोस्टिक का। तो जो थ्योरेटिकल साइको डायग्नोस्टिक है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जो स्क्रीन पे दिए हुए 5 या एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो थ्योरेटिकल डिसिप्लिन है साइको डायग्नोस्टिक का, उसमें कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, रीजन करते हैं, खुद अपने बात को काटने की कोशिश करते हैं, जो हम कह रहे हैं उसको सपोर्ट में एविडेंस ढूंढते हैं, ये सब रिफ्लेक्शन में आ गया। तो दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जो है जो चाहे वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे हैं वो हम उसमें देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो वो भी है, हम ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भाई ये बढ़ती जाती है, घटती जाती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, वॉट एवर दैट मे बी। फिर एक थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल रिलेशन ऑफ एसेंस एंड फिनोमेना। तो ये भी होता है कई बार कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशन होती हैं, वो म्यूचुअली एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हो। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि कोई दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट, जैसे कि हमने बात की थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्ट्रेस की। तो अब हमने जो है स्ट्रेस के लिए उसको लेटेस्ट से कि ग्रुप थेरेपी के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन अब जो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसकी वजह से यहाँ पे ये अफेक्ट करेगा कि उसको ग्रुप थेरेपी काम नहीं करेगी, कि वहाँ पे वो करेगा, या डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको भी नहीं करेगा। तो ये म्यूचुअली दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं जो असेसमेंट में आई हैं, वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। जैसे पर्सनैलिटी थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करती है, थॉट प्रोसेस मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, फिर मेंटल हेल्थ जो है प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करती है, सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ऐसे म्यूचुअली कहाँ का क्या है, ये डायलेक्टिकल रिलेशन है। तो चौथा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्टिविटी। तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड है। जो कॉन्शियसनेस है उसी की बेसिस पे हमारी एक्टिविटी होती है ना। तो और ह्यूमन बीइंग को रेगुलेट कौन करता है, कॉन्शियसनेस और साइकी। ठीक है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है और जो कॉन्शियसनेस है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो हमारे को बता। जैसे एक इंसान होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कितना पैसा है उसके पास में, एक के पास में थोड़ा पैसा आता है एकदम बहुत से दिखाने की कोशिश करने लगेगा। तो हर एक का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकी अलग अलग है, तो वो भी जो है थ्योरेटिकल उसमें आता है। फिर है पर्सनल प्रिंसिपल। ये तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बता ही चुका हूँ मैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमेशा डिफरेंस होगा, कोई दो इंडिविजुअल हमेशा सेम नहीं होते हैं। तो हर इंडिविजुअल की जो है स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है लाइफ में और उसके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स या प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो अलग अलग होंगी। तो वो भी हमको देखना होगा। ऊपर हमने जितनी भी बातें की थी वो जो है नोमोथेटिक अप्रोच थी। लास्ट वाला जो है इडियोग्राफिक अप्रोच है कि हमने इंडिविजुअल को नहीं भूलना है। तो ये अगर हम प्रिंसिपल ध्यान में रख के डाटा कलेक्ट करेंगे
तो हमारा डाटा जो है करेक्ट होगा और हम रिलायबल होगा और हम उसकी जो है मेंटल रियलिटी को समझ पाएंगे इंडिविजुअल की। तो ये जो साइको डायग्नोस्टिक है, साइको डायग्नोस्टिक जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब 1801 टू 1825 के आसपास के बीच में ये शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम क्या थे टूल्स? खाली ऑब्जर्वेशन था, इंटरव्यू था और एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बस ये चीज़ें जो है थी। फिर अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें जो अभी आए हैं तो ये लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में आए हैं, यानी कि 1875 से लेकर 1925 के बीच में ये आने शुरू हुआ है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो तो है ही है, इसमें जो मॉडर्न जो डेवलपमेंट हुआ मेथड हुआ है उसमें थ्योरी और प्रोबेबिलिटी है उस पर भी काम करना शुरू किया, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में। तो जब जो थ्योरी अच्छी बन रही हैं और हाई प्रोबेबिलिटी की चीज़ें हमको मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली पता चल रही हैं तो ऑब्वियसली हमारा साइको डायग्नोस्टिक जो है अच्छा होगा। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वर्सेस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये हम पहले बात कर चुके हैं बट आई स्टिल रिपीट। जो असेसमेंट है उसमें सारी चीज़ों को एक साथ हम देखते हैं और होलिस्टिक जो है अप्रोच होता है, ओवरऑल पिक्चर जो है हम उस पर फोकस करते हैं। वेयर एज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम लेके कर रहे होंगे। तो इसलिए इन टेस्टिंग देयर कैन बी मिस्टेक, असेसमेंट में मिस्टेक होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनलेस मोर देन वन थिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन वी विल नॉट से कि ये ऐसा इसलिए है। तो जितने मल्टीपल मेथड से जो है हमारा इंफॉर्मेशन आएगी उतना असेसमेंट हमारा बढ़िया होगा। वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इवन रेफरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो रेफरल क्वेश्चन है उसको क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि ये आगे है पर मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ क्योंकि बात निकल आई है। जो रेफरल क्वेश्चन आता है, जैसे कोई रेफरल क्वेश्चन ये कि इस बच्चे का IQ कितना है, तो ये यहाँ से कंप्लीट रेफरल क्वेश्चन नहीं है। हमको ये जानना पड़ेगा वो क्यों जानना चाहता है कि इसका IQ क्यों है। फिर सिर्फ इतना नहीं कि क्यों जानना चाहता है, फिर वो जान के करेगा क्या। ठीक है, तो ये भी हमको जानना पड़ेगा हाउ आवर असेसमेंट इज गोइंग टू बी यूज। जो हमने बात करी थी कि उसको मिसयूज भी हो सकता है, कि अगर हम जो है मान लीजिए असेसमेंट करवा रहे हैं रेशियल बेसिस पे, तो अब उसके बेसिस पे अगर कोई थ्योरी बना देगा कि ये पर्टिकुलर स्किन कलर वालों की IQ हाई होती है और ये स्किन कलर वालों की लो होती है, तो जिन स्किन कलर की जो है लो बताई जाएगी उस थ्योरी में, उनका तो लोग जीना मुश्किल कर देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कोई उनको हायर स्टडीज़ में एडमिशन नहीं देगा। तो वो डाटा जो है हमारा जो असेसमेंट है कैसे यूज हो रहा है ये जानना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए जो असेसमेंट है इतना सिंपल चीज़ है, इसमें बहुत हाई डिग्री की स्किल और सोफिस्टिकेशन चाहिए तब वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाता है। फिर और कहाँ पे यूज होता है असेसमेंट की? मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ये भी मैंने पहले डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बताया हुआ है कि जब भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले तो हम उसको असेसमेंट इमीडिएटली करेंगे। तो असेसमेंट जो हम करेंगे उस वो हमारा बेसलाइन हो गया कि वो इंडिविजुअल का करंट लेवल क्या है। और फिर जो है जब असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बेसिस पे हमने जो है उसका जो भी ट्रीटमेंट देना वो डिसीजन लिया और ट्रीटमेंट लिया। अब ट्रीटमेंट जो हमने लिया, ट्रीटमेंट जो इंडिविजुअल को दिया, तो हमें ये भी तो देखना है उस ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो वो उसके लिए बार बार हम रिपीट करेंगे। तो हम एक ट्रीटमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, स्टार्टिंग में आया, हमने देखा कि भाई इसको सीवियर डिप्रेशन है, फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो बीच बीच में बार बार अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पर्सनैलिटी जो है ये भी असेसमेंट में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ख़ासतौर से जो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी है, सेल्फ या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इनमें दोनों में जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पर्सनैलिटी को। कि इनका ये कहना है कि आप जो असेसमेंट कर रहे हो सारे एक्सटर्नल फैक्टर से कर रहे हो, कि उसके जो है
लाइफ में क्या चल रहा है, उसका जो हार्मोन्स का लेवल क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, उसको एक्सपीरियंसेस क्या है। लेकिन वो जो है खुद कैसे सोच रहा है इसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसका भी इम्पैक्ट होता है, ये मानते हैं, बिल्कुल होता है। आदमी का जो है थॉट प्रोसेस क्या है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। सेम प्रॉब्लम जो है, एक को प्रॉब्लम लगेगी, एक को अपॉर्चुनिटी लगेगी। तो इसलिए जो है पर्सनैलिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें, असेसमेंट में। और एक और भी है कि जब हम पर्सनैलिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो एक एक्टिव कोलैबोरेटर बन जाता है, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। उसको जो है ये अपने बारे में जानना अच्छा लगता है ना। हमने बात की थी कि जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं कि हम जो भी टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट इंडिविजुअल को बताना होता है। तो हर एक को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानने में इंटरेस्ट होगा। तो जब आप पर्सनैलिटी असेसमेंट करोगे तो आप उससे कंसेंट तो लोगे ही लोगे, और आपको उसका रिजल्ट भी बताना पड़ेगा। So that way the client becomes an active collaborator in the mutual process to better understand the nature of his or her concern and the assessor discusses. जो हमने उसकी पर्सनैलिटी को जब खाली असेस ही नहीं करेंगे, उससे डिस्कस भी तो करेंगे कि हमने हमारे हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी ये है और ये इश्यूज हैं, ऐसा ऐसा हमें लग रहा है। तो वो बताएगा, यस नो करेगा, डिस्कस करेगा, मानेगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से वो इन्वॉल्व हो रहा है फिर ट्रीटमेंट में। और जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। और पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ है, हर एक कोई अपने बारे में जानना चाहता है, कोई नहीं कहता कि मुझे अपने बारे में नहीं जानना है। अब असेसमेंट में ये भी है कि फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम थीम्स निकालेंगे कि भाई अभी तो ये है लेकिन आगे जो है ये और हम टेस्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज़ ओके, बट विल सी लेटर ऑन कि बाद में, या अभी ये प्रॉब्लम है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ समय बाद देखते हैं ये इतनी रहती है या ख़त्म हो जाती है या बढ़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, इतने दिन में ठीक हो गई तो अपने आप अच्छी बात है। सो ये फ्यूचर थीम्स भी हम देखते हैं इसमें असेसमेंट में। सो ये मैं बताई जो है, डायग्नोसिस जो है ये असेसमेंट का एक पार्ट है ना, वो भी हमको देखना होगा कि एक्चुअली डिसऑर्डर या डिजीज़ क्या है उसको। देन अब साइको डायग्नोस्टिक जो है ये एक जनरल टर्म है, इसमें क्या क्या कवर होता है, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम। तो जो भी इंडिविजुअल की करंट स्टेटस है इमोशनल या बिहेवियर प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसके बारे में एक हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व हो सकती है। वो डिपेंड करेगा रेफरल क्वेश्चन पे, रेफरल क्वेश्चन के पर्पस पे, क्या डिसीजन लेना है, उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमने करना क्या है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो कि ये चीज़ असेसमेंट का पार्ट नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है पार्ट डिपेंडिंग ऑन द रेफरल क्वेश्चन। तो इसीलिए मल्टीपल टूल यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और होती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये भी असेसमेंट का पार्ट है कि दो या दो से ज़्यादा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इंडिविजुअल को, कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, तो हमें डिफ्रेंशिएट भी करना होगा कि भाई ये है या ये है, मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। तो जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये है या ये है, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और अगर हम ये कहते हैं कि भाई दोनों हैं, तो फिर वो कोमॉर्बिडिटी हो गई। ठीक है, अगर वो दोनों में से एक को हमने डिफ्रेंशिएट किया, भाई काफ़ी सिम्टम ADHD के भी हैं, काफ़ी सिम्टम जो है मैनिया या हाइपोमैनिया के भी हैं, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं नहीं ये मैनिया है, ADHD नहीं है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ। और हमने कहा कि नहीं नहीं ADHD भी है और मैनिया भी है, तो ये कोमॉर्बिडिटी हो गई। ठीक है, फिर एक वही जो बात मैं कह चुका हूँ डिफरेंट तरीके से बोली गई। तो अगर हमें क्लाइंट का पास्ट नहीं पता होगा और उसकी प्रेजेंट फंक्शनिंग नहीं पता होगी तो हम गोल्स नहीं बना पाएंगे, काउंसलिंग के गोल्स नहीं बना पाएंगे। कि जैसे हमने कहा कि वो पहले बड़ा आउटगोइंग, लाइवली, फन लविंग पर्सन था और अभी नहीं है वो ऐसा, तो हमारे को एक तो डायग्नोसिस में मदद मिल गई कि भाई ये सिम्टम्स क्या है। फिर काउंसलिंग के गोल्स भी हमको पता लग गए
कि उसको जो है उसके नॉर्मल सेल्फ में बेस लाइन जो उसका था, वाइब्रेंट, लाइवली, जॉयफुल, आउटगोइंग, वो हमें बनाना है। तो गोल्स क्लैरिफाई हो जाते हैं। और इसके साथ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमें जो प्रोग्रेस उसकी हो रही नहीं हो रही, चेंज, इम्प्रूवमेंट क्या है, ये भी पता लगता है। तो अब जो है अगर हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग की बात करें, तो हालांकि अब ये यूज़ नहीं होती साइको एनालिटिक थ्योरी कहीं पर भी, बट ये ऐसा ये कहा जाता है कि DSM-4 में जो है एक तरह से साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव है, उससे न्यूट्रल रखने के लिए उन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया जो साइको एनालिटिक थ्योरी में होते, जैसे कॉन्शियस अनकॉन्शियस वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, लिबिडो या इरोस, थानाटोस, ये सब जो है, जो भी साइकोएनालिटिक थ्योरी के जो वर्ड्स हैं वो कोई भी नहीं है, जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ नहीं यूज़ किया गया है। तो हालांकि स्टार्टिंग के जितने भी जो है साइकोएनालिस्ट थे वो सब साइकेट्रिस्ट ही थे, इंक्लूडिंग सिगमंड फ्रॉइड, लेकिन DSM-4 में जो है साइकोएनालिटिक थ्योरी का कोई वर्ड नहीं है। तो ये एक कंप्लेंट भी है, एक ऑब्जर्वेशन भी है, और एक रीज़न भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल रखने के लिए रखा गया है, ऐसा कि कोई पर्टिकुलर थ्योरी का वर्ड रखेंगे तो फिर उस थ्योरी पे ज़्यादा एम्फेसिस हो जाएगा डायग्नोसिस में। फिर जो एल्डेरियन थ्योरी है, इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है क्लाइंट की पूरी लाइफस्टाइल का। तो जो भी उसके जो है सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स हैं, फॉल्ट्स हैं, एल्डेरियन जो थ्योरी है इसको फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो हाउ द पर्सन सीज द वर्ल्ड, वो दुनिया को कैसे देख रहा है, फिनोमेनोलॉजिकल मतलब एक्सपीरियंशियल, तो जो वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है और उसमें कहाँ फॉल्ट है, ये सब एल्डेरियन थ्योरी में होता है, एडलेरियन थ्योरी में, नॉट एल्डेरियन। तो कैसे उसके जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पैटर्न है बनते हैं, मेंटेन रहते हैं। फिर एग्जिस्टेंशियल थ्योरी में वही मीनिंग ऑफ लाइफ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मीनिंग ऑफ लाइफ किसी इंसान के जीवन में नहीं है तो उसके पास कुछ भी है सब बेकार है, उसको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। बट जिसके पास मीनिंग ऑफ लाइफ है उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ अच्छा लगेगा उसको। सो हैविंग मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक थ्योरी है। फिर देन पर्सन सेंटर्ड थ्योरी की हम बात करें तो ये इसमें भी जो उसका सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, वो किस दुनिया में रहता है मेंटली, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इनका कहना ये पर्सन सेंटर्ड थ्योरी वालों का कि भाई जो बाकी के जो ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड है वो बेकार है, क्योंकि वो एक्सटर्नल चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, इंटरनल का उनको पता ही नहीं है। जेस्टाल्ट जो थ्योरी है कि इसमें जो है जो एनवायरनमेंट से, जो ये कहती है एनवायरनमेंट से जो हम कांटेक्ट में आते हैं तो जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब वो जो है फंक्शनल डायग्नोसिस करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्शन और ब्लॉक इन देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। सबको ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आना है। तो किसी को पढ़ने से बड़ी खुशी होगी, किसी को पढ़ना बोझ लगता है। तो ये जो है आदमी कैसे उसको कर रहा है ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंडिविजुअल हर एक अलग अलग है, एनवायरनमेंट सेम है, तो भी जो है उनका इम्पैक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है उस एक्सपीरियंस को, उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो बिहेवियरल थ्योरी है, इसमें जो है उसकी प्रेजेंट फंक्शनिंग है जो भी इंडिविजुअल की, वो पास्ट लर्निंग से रिलेट की जाती है। मतलब पहले पास में कुछ ऐसा हुआ होगा, जो भी लर्निंग के मेथड्स हैं बिहेवियर के, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाले, कि बार बार स्टिमुलस मिला होगा तो ये रिस्पॉन्स दिया तो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो गया। तो उसमें पास्ट लर्निंग पे फोकस किया था। मतलब बिहेवियर जो थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि जो भी इंसान का बिहेवियर, चाहे अडेप्टिव है या मैल अडेप्टिव है, वो लर्नड बिहेवियर है। सो लर्न बिहेवियर जो है, जैसे आपने लर्न किया है वैसे अनलर्न भी कर सकते हैं, ये बिहेवियर थ्योरी है। तो किसी भी तरीके से हम जो है साइको डायग्नोसिस कर सकते हैं इनमें से, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी थ्योरी कहाँ पे सूट करती है।
अब जो स्टेजेस की बात करें साइको डायग्नोस्टिक्स में, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन। तो इसमें जो है, जो इंडिविजुअल की जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको समझ रहे होते हैं थ्रू रेफरल क्वेश्चन, कि भाई जो रेफरल क्वेश्चन है वो है क्या क्वेश्चन, क्यों पूछा गया है, फिर क्या किया जाएगा आंसर का। तो ये सब प्रिपरेशन स्टेज में आता है। अब उसके बाद इनपुट स्टेज में क्या, हम डाटा कलेक्शन जो है प्राइमरीली इंडिविजुअल का जो भी डाटा, चाहे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वो सारा डाटा कलेक्शन वो इनपुट में आ गया। फिर थर्ड है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में जो है, जो भी हमने कलेक्ट किया डाटा, उस डाटा को फिर हम जो है मीनिंग निकालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और लास्ट है आउटपुट। आउटपुट में क्या है कि हम जो भी हमने जो स्टडी किया है वो उसको इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि क्या क्लिनिकल एक्शन लिया जाए, ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है, कौन सा देना है, कब तक देना है, किस तरह से देना है, कहाँ देना है, ये सब आउटपुट वाली उसमें आ जाता है। So depending on whether the clinician favors a psychometric or clinical orientation, मतलब कोई क्लिनिशियन हो सकता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करे, कोई हो सकता है कि नहीं क्लिनिकल जो है ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेस्टों में मिस्टेक हो सकती है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का कितना यूज़ किया गया है। सो जो साइकोमेट्रिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो क्लिनिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स पे बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब हालांकि ये दोनों सुनने में अलग लगते हैं कि साइकोमेट्रिक है या क्लिनिकल है, लेकिन ये दोनों इंटरमिंगल्ड है, इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। आप जो टोटली इनको अलग करके नहीं देख सकते कि सिर्फ साइकोमेट्रिक या सिर्फ क्लिनिकल, दोनों ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप जो है इनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा साइको डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन का, तो वही सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके से लिखी हैं। साइकोलॉजिकल या इमोशनल इंजरी है या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी हो सकता है। देन वर्कर्स कंपनसेशन कल हमने बात करी थी, उसमें भी यूज हो सकता है। इंडस्ट्रियल इंजरी ये भी हमने बात की थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, सेक्सुअल हैरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन सुइट्स, देन डिसेबिलिटी, मैरीटाइम स्ट्रेस क्लेम, वर्क प्लेस वायलेंस, फिटनेस और ड्यूटी, कॉम्पिटेंस टू स्टैंड ट्रायल। कोर्ट की पूछता है कि भाई ये मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है या नहीं है। तो ये इवेल्युएटिंग द रेफरल क्वेश्चन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये ड्यूटी है क्लिनिशियन की कि पता करे ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, और आंसर मिलने के बाद में इसके आंसर के बेसिस पे क्या डिसीजन लिया जाएगा, और जो डिसीजन लिया जाएगा उसका क्लाइंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सो ये दिस इज इवेल्युएटिंग द रेफरल क्वेश्चन। सो जो ग्लोबल असेसमेंट तो होगा ही होगा खैर, लेकिन जो कहीं भी ये भी हो सकता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पेसिफिक आंसर भी होगा। जैसे कि अगर ये पूछा जाएगा क्या ये आगे चल के इसको ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो ये तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। तो ये तो आंसर किया जा सकता है कि भाई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाँ ट्रीटमेंट पड़ेगी ज़रूरत या नहीं पड़ेगी असेसमेंट के बाद में। जैसे अगर कोई प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है तो हमें मालूम है तो टाइम के साथ ख़राब होते ही जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ ज़िंदगी भर इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये डिपेंडेंस हो जाएगी दूसरों पे। तो ऐसे जो है हमें क्वेश्चन को एवेलुएट करना होगा। तो जो सब्जेक्टिविटी है साइको डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में, उसको हटाने के लिए क्या करना होता है कि जो हाईली रिलायबल और स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं उनको यूज़ करना है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा रोशा या टीएटी या जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट टाइप करेंगे तो फिर उसमें जो है सब्जेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, सब्जेक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर जो है उसमें एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी।
तो अब जो है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हाईली स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं हमेशा उनके बेसिस पे बहुत एक्यूरेट डिसीजन होगा, ऐसा नहीं है। जैसे विशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, उसमें अलग अलग जो है डायमेंशंस टेस्ट किए जाते हैं, तो उनकी जो है बहुत हाई जो है रिलायबिलिटी है, 0.93 to 0.97 है। तो इसके बेसिस पे काफ़ी जो है डिसीजंस लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस है, ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो वेस्टर्न एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में उसका स्कोर खराब आएगा, तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर हमने जो है रेफरल क्वेश्चन पूछा हुआ, भाई क्यों लेना चाह रहे हो, भाई हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये इस जॉब के लायक है या नहीं, इस जॉब के लिए इतनी IQ चाहिए होती है, तो हम उसको बोलेंगे भाई बैचलर टेस्ट इसके लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कल्चर फ्री होना चाहिए टेस्ट, कि ये जिस कल्चर से आता है उस कल्चर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिखाई ही नहीं जाती। इंग्लिश तो इसकी अच्छी है लेकिन वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, तो इसके केस में ये वाला टेस्ट जो है लेना ठीक नहीं, क्योंकि इसको जब सिखाई ही नहीं गई है तो इसका तो जो है स्कोर खराब आएगा ही आएगा। और IQ कोई सिंगल चीज़ थोड़ी है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ इसने सीखी नहीं है इसलिए नहीं आती, पर ये थोड़ी कि IQ कम है। तो ये जो है ये भी एक पर्पस होता है रेफरल क्वेश्चन के इवैल्यूएशन का। फिर एक देयर समथिंग कॉल्ड डिफरेंशियल थेरापेटिक्स होती है। तो असेसमेंट में हम ये भी देखते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि ग्रुप थेरेपी अच्छी चीज़ है, बहुत काम की है, बहुत लोगों को हेल्प करती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि देयर आर सर्टेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें ये काम नहीं करेगी। तो ये डिफरेंशियल थेरापेटिक्स हुआ कि भाई किस केस में काम करेगी और किस में नहीं करेगी, तो ये डिफरेंशिएट करना है। जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये है या ये है, तो इसी तरह डिफरेंशियल थेरापेटिक्स है कि इसको ये थेरापी चाहिए या ये देनी चाहिए, ये भी एक असेसमेंट का काम है। सो ये क्लियर है ना जहाँ तक मैंने बोला? सो देन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेशेंट कई बार कंफ्यूजिंग पिक्चर बताते हैं, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो फिर जो है आपको रेफ़र करना ही पड़ेगा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए इंडिविजुअल को। तो फिर वही सब है कि सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मूड डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, ट्रॉमा है, या एडोलेसेंट इज जस्ट एक्टिंग आउट, या सस्पेक्टेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको रेफ़र करना पड़ेगा। तो जो साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करती है। जैसे अगर हम पूछें कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा है, तो ऐसे भी साइको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आंसर करती है। असेसमेंट ऑब्वियसली ग्लोबल होगा, होलिस्टिक व्यू होगा, पर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आंसर होते हैं, ठीक है। या जैसे है हम ये पूछें कि ये ट्रेड डिसऑर्डर है या ट्रांजिएंट डिसऑर्डर है। ट्रेड डिसऑर्डर मतलब कि रहेगा लंबे समय तक, इसका जो ट्रेड्स हैं वो रहते हैं, और ट्रांजिएंट डिसऑर्डर का मतलब अभी है कुछ दिनों रहेगा फिर नहीं रहेगा। जैसे कि ईगोसेंट्रिज्म बच्चों में होता है, 2 साल के बच्चों में रहता है, तो लेकिन वो ट्रांजिएंट है, वो कुछ समय बाद जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है ईगोसेंट्रिज्म। तो वो अगर लेकिन ज़िंदगी भर रहे तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिएंट फेज़ है या ट्रेट है। तो अब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइको डायग्नोस्टिक का क्या है कि पहले तो डेमोग्राफिक डिटेल्स इन्हें नेम, एज, डेट ऑफ इवोल्यूशन, एग्जामिनर कौन है, ये सब रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। और ये भी कि क्या जो है रेफरल क्वेश्चन है, क्या जो है आउटकम एक्सपेक्टेड है, ये सब जो है स्टेज 1 में हो जाएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है। फिर जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ऊपर वाले स्टेप में, उसको जो है समराइज़ करना होगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, इंडिविजुअल की मेडिकल कंडीशन क्या है, मेडिकेशन क्या लेता है, क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, पहले कभी उसको डिसऑर्डर रहा है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, एजुकेशन, बिहेवियर, ये सब होगा। फिर उसके जो क्लाइंट के पेरेंट्स से या क्लाइंट से भी जो हम कर सकते हैं इंटरव्यू, ताकि उनसे भी इंफॉर्मेशन मिले, प्लस जो हमने किया है वो कंफर्म हो जाए या डिनाई हो जाए, तो हमें भी पता लग जाए हमारी टेस्टिंग ठीक है या नहीं है। सो
जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनके जो भी लोग उसके इवैल्यूएशन का पार्ट रहे हैं, आई मीन जो पेरेंट्स वगैरह रहे हैं, उनसे भी, फैमिली मेम्बर, उनसे भी, उनको भी इवैल्यूएशन का पार्ट बनाया जाए। और जब हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं उस टाइम क्लाइंट का। उस टाइम भी अगर हमने कोई चीज़ें देखी हैं तो वो मेंशन करनी है। और जो कौन कौन से टेस्ट हमने यूज़ किए हैं, अब जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन सा टेस्ट क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है, उस टेस्ट में क्या कमी होती है, क्या उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी है। तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का देना चाहिए जब हम ट्राइको डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, कि भाई ये चीज़ें जो हैं इस टेस्ट में हैं, और ये जो चीज़ें ये बताता है, इसमें ये मिस्टेक्स हो सकती है, या ये इसके लिमिटेशंस ये हैं, और क्या स्कोर है, सब स्कोर क्या है, स्कोर का मतलब क्या है, ये भी हमें इंटरप्रेट करना होगा। फिर टेस्ट का रिजल्ट भी बताना होगा कि भाई आईक्यू तो नॉर्मल है लेकिन परसेप्चुअल स्पीड बहुत लो है, ठीक है, ऐसे भी हमको बताना होगा। फिर एक समरी बनानी होगी पूरी रिपोर्ट की, और हमें जो है रिकमेंडेशन भी देना होगा कि क्या रिकमेंडेशन है हमारा। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई उसके हर पेज पे जो है कॉन्फिडेंशियल लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बारे में है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने से उसकी फ्यूचर लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो जिसके पास भी रिपोर्ट जाएगी उसको पता हो कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, तो उसको मेंटेन, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा। सो ये एथिकल प्रिंसिपल भी है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं तो वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें होती है ना, जो कुछ भी शेयर किया सब कुछ उसमें होता है, इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन हिज और हर पर्सनल लाइफ। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल जो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है।